हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो एसएसटी की मैराथन्स हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। काफी सारे लेक्चर्स हम लोगों ने उसके ऊपर में किए हैं। आप लोगों ने इन सारे लेक्चर्स को काफी ज्यादा पसंद किया है फ्रेंड्स। इसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेशन है इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में करेंगे। आप लोगों ने ही काफी सारे क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट की थी, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो जहां भी फ्रेंड्स आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का जिन्होंने इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, और काफी सारा एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलती है जब मैं यहाँ पर मैं सेटअप कर रहा होता हूँ और आप लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूँ, आप लोगों के लाइक्स देख रहा होता हूँ। तो काफी ज्यादा खुशी होती है कि बच्चे जो है इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज्यादा जो है पसंद कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो आप सभी लोगों का और पूरे यूनिवर्स का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारा सेशन आज का। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए इस सेशन को। आप लोग जहाँ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ। कल के सेशन के लिए आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि कल आप लोगों की एक महा मैराथन होने वाली है फ्रेंड्स, जिसमें हम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पेडागोजी भी करने वाले हैं। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों का कल होगा, मतलब 7 तारीख को, 7 जनवरी को होगा आप लोगों का 5 बजे, ठीक है, 5 PM पर। तो सभी लोग इस सेशन को पूरा लाइव देखेंगे, क्योंकि उसके अगले ही दिन 8 जनवरी को, 8 जनवरी को आप लोगों की टेस्ट है। यहीं पर 5 बजे आप लोगों की टेस्ट होंगी लाइव 5 PM पर। और ये जो टेस्ट होंगी आप लोगों की, कि 7 तारीख का जो आपका सेशन है उसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर में बेस्ड रहेंगी, फुल्ली एक्सप्लेनेशन पर। वो क्वेश्चन नहीं डालूंगा मैं आप लोगों का, एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट रहेगा उस पर बेस्ड रहेगी। तो इससे फ्रेंड्स आप लोगों के केवल इस वाले क्वेश्चन की नहीं, बल्कि आपके दिमाग को आदत हो जाएंगी कि आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, जिस पर आपके हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, उन हजारों क्वेश्चंस के बराबर का जो डेटा है आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग क्या करेगा पता है? आपका दिमाग ना सोचेगा, काम करने लगेगा, यार इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है दानिश सर इस पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन बना दे, हो सकता है दानिश सर जो है इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन बना दे। तो जब आपका दिमाग सोचने लगता है, ठीक है, आपका दिमाग जब सोचने लगता है ना फ्रेंड्स, तो उस समय में सबसे बेहतरीन तरीके का नॉलेज प्रोड्यूस होता है आपका। उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आप लोग बोल सकते हो। आपका दिमाग की सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। और ये सेशन जो है आप लोगों का 8 तारीख को ही हमें टेस्ट लेनी है। तो कल सभी लोगों ने 7 तारीख को डॉट 5 बजे लाइव आ जाना है, ताकि 8 तारीख को आप लोग अच्छे से टेस्ट दे सके इसको। ठीक है, तो कल सभी लोग अलार्म लगा लेंगे 5 बजे का, डॉट 5 बजे सभी को आ जाना है। नाउ फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए, ये थोड़ा सा ना पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, इसके ऊपर में क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि इस पर पॉइंट आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से। ऑब्वियस सी बात है, आपका 9 का अगर पेपर है तो आपके लिए तो और ज्यादा काम की चीज है। पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चंस कल आज भी डाले हुए हैं, कल के लेक्चर में भी रहेंगे। कल तो पूरा ही रहेगा आप लोगों का, लंबा सेशन रहेगा, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर आना कि आप लोगों की पूरी पढ़ाई करनी है। आप लोगों ने पूरा एनसीईआरटी कवर कर दूंगा। तो पृथ्वी को भू आप के रूप में वर्णित किया जाता है, कौन सा विकल्प सही है? तो पृथ्वी को आप जियोइड बोलते हो। जियोइड, जियोइड का मतलब क्या होता है ये समझने वाली बात है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस वजह से। ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल्स आपके। तो ये पोल्स के पास में पृथ्वी चपटी है क्या? ठीक है, क्या पृथ्वी चपटी है? पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है, इसी वजह से इसको भूभाप बोलते हो। क्या ये पॉइंट सही है आपका? पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, इस वजह से भूभाप बोलते हैं इसको। या जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर पाई जाती है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का, वो आप लोगों को याद रखना होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों का, मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पृथ्वी है, अगर मैं बात करूं सूरज से दूरी के मामले में, सभी लोग लिख देंगे एक बार कमेंट में ताकि आपको याद हो जाए। सभी लोग लिख दीजिए, एक बार लिख देंगे सभी लोग। हमारी दूरी, अगर सूरज से दूरी के मामले में बात करें तो हमारी पृथ्वी जो है वो 3रे नंबर पे आती है। लेकिन अगर साइज के मामले में बात करूं, लार्जेस्ट के बारे में, कि कितने नंबर पे आता है, 8 प्लेनेट में से पृथ्वी का नंबर कितने नंबर पे आता है साइज के मामले में, तो ये 5वें नंबर पे आता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग लिख देंगे। दूरी के मामले में 3rd नंबर पे है, ठीक है, दूरी के मामले में 3rd नंबर पे है, लेकिन साइज के मामले में 5वें नंबर पे आती है पृथ्वी। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
नाउ फ्रेंड्स, ये एकमात्र प्लेनेट ऐसा है जहां पर में लाइफ रह सकती है, लाइफ सस्टेन करने की जो कंडीशन है केवल पृथ्वी पे है। आपको आज तक कोई बैक्टीरिया तक नहीं मिला है, पृथ्वी के बाहर आज तक हमें एक बैक्टीरिया तक नहीं मिला है फ्रेंड्स, बाकी के जीवन की तो दूर की बात है। ओके, तो पृथ्वी के ऊपर में आप लोगों को सारी की सारी जो है वो कंडीशन मिलती है, ऐसी कंडीशंस जिसके ऊपर में जीवन रह सकता है। एटमॉस्फेयर है, पानी है, जमीन है, ठीक है, हमारे पास में हमारी ओजोन की परत है जो हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। तो जितनी भी पूरी अच्छी अच्छी कंडीशंस हो सकती है जो जीवन को सरवाइव कर सके, वो केवल अब तक पृथ्वी पे मिली है, और पृथ्वी पर जीवन भी है। कोई और दूसरा प्लेनेट अब तक नहीं मिला जिसके ऊपर में एक बैक्टीरिया तक भी मिला हो। तो क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? ठीक है, क्या पता कल जाके कोई आपका जो है दूर का रिश्तेदार, हमारे वाले कहीं दूर, आज से मतलब यहाँ से करीब लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर, वो लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हम अकेले हैं। तो इतना अनंत ब्रह्मांड है हमारा, तो क्या हम सिर्फ हमारी पृथ्वी पे जीवन है? आप लोगों को क्या लगता है, बताएंगे आप लोग? अब देखिए, हमारी पृथ्वी की बात भी करूं मैं अगर, तो हमारी पृथ्वी जो है ना, ये पोल्स के पास से थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, यहां से चपटी है, यहां से भी, और यहां पर में जो इसका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहां पर में थोड़ी सी उभरी हुई है, थोड़ी सी उभरी हुई है, बीच में उभरी हुई है, और यहां पर में चपटी है। ठीक है, ये याद रखना, यहां पर में चपटी है। तो यहां एक पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। अरे देखिए, यहां पर में ध्रुवों के पास में जो है पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है हमारी, और बीच में से थोड़ा सा इसमें उभार है, थोड़ा सा बल्ज है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पोल्स के पास में ये फ्लैटेड है, फ्लैटेंड पोल के पास, और बीच में इसके बल्ज है, मिडल में, मतलब इक्वेटर के पास में। एक जो स्पेशल तरीके का शेप बन गया है ना पृथ्वी का, पूरी तरह से गोल नहीं है पृथ्वी, पूरी तरह से स्फीयर है क्या? नहीं है। ये एक अलग ही तरीके का शेप है जिसको हम लोगों ने जियोइड बोला है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग भू आभ। बोल के बताओ, भू आभ बोला जाता है। तो पृथ्वी का शेप क्या है? स्फीयर है क्या? गोलाकार है, फुटबॉल जैसी गोल है पूरी की पूरी पृथ्वी? नहीं, पृथ्वी के शेप को जियोइड बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि पृथ्वी को भूभाप क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी है, ओके, और बीच में से उभरी हुई है। तो इसको याद रख लेना आप लोग। पृथ्वी जो है फ्रेंड्स, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ये याद रखोगे आप लोग। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी आप लोग बोलते हो, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारे नीले रंग की दिखाई देती है, ये याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है आप लोगों की। यहां पर में आप देखिए, 2 कारण बनते हैं आप लोगों के पृथ्वी के नीले कलर का दिखने का। वैसे कारण एक और भी है कि हवा, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें नीला कलर जो है वो स्कैटर हो जाता है। नीला कलर, जो सूरज की रोशनी आती है उसमें से नीला कलर छितर जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इसकी वजह से वो नीले कलर की दिखाई देती है। और दूसरा रीजन ये है फ्रेंड्स कि पानी से ढका हुआ है, 2/3 जो सतह है पृथ्वी की वो पानी से ढकी हुई है। लगभग 71% हिस्सा पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले कलर की दिखती है, इसी वजह से उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज याद रखना है कि लगभग 365 दिन का समय लगता है पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में सूरज का, और अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 1 दिन मतलब 24 घंटे का समय लगता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हो फ्रेंड्स? एक पृथ्वी दिवस बोलते हो। मतलब अपने एक्सिस पर पृथ्वी को जितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में, अपना एक बार घूम जाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, उसी को एक पृथ्वी का दिन बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार एग्जाम के अंदर में कि एक पृथ्वी दिवस मतलब क्या? एक पृथ्वी दिवस मतलब जितना समय पृथ्वी को अपना खुद का एक चक्कर लगाने में लगता है उसे कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, आगे में बढ़ते हम लोग, और भी इसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं आप लोगों को एक फ्लो में। पहले इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना अभी, इस पर बेस्ड आगे में और क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ आप लोगों को। मैं जो है एक बार पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर उस पर बेस्ड आप लोगों से आगे में भी क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर में भी किया है आप लोगों के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, आपसे कहा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा वाला सही है? जो लाल किला है, रेड फोर्ट आप लोगों का, वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, और ताजमहल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है, एक बात आपको क्लियर कट बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, और कमेंट में भी लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ में। देखिए यहाँ पर में जो रेड फोर्ट है हमारा, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, ठीक है, लाल किला। ये जो लाल किला है दिल्ली में, ये कौन सी चीज से बना है? कौन से चट्टान से बना है? रेड सैंडस्टोन से बना है। रेड सैंडस्टोन
स्टोन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो फ्रेंड्स, लाल बलुआ पत्थर बोलते हो, लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर बोलते हो आप लोग, रेड सैंडस्टोन से, जो कि एक प्रकार का क्या है, जो कि एक प्रकार का फ्रेंड्स सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है आप लोगों का, सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टान है, अवसादी। कल हम लोगों ने अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा था ना, कल हम लोगों ने देखा था अवसादी और इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों के बारे में और मेटामॉर्फिक के बारे में भी देखा था हमने। उसके अलावा जो ताजमहल है आप लोगों का फ्रेंड्स, ताजमहल बना है आपका संगमरमर से, मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। जो ताजमहल है आप लोगों का, ताजमहल, कलर चेंज कर देते ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इसको देख पाओ। ताजमहल जो है आप लोगों का ये मार्बल से बना हुआ है आप लोगों का, और मार्बल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक है। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है आप लोगों का कायांतरित चट्टान है। तो आपको याद रखना है कि जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, ये बना है लाल बलुआ पत्थर से, और जो बलुआ पत्थर है सैंडस्टोन, वो एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। और वही अगर ताजमहल की बात करेंगे तो ताजमहल आप लोगों का मार्बल से बना है, और मार्बल आप लोगों का कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब आप लोग आंसर कीजिए, आप लोगों को आंसर करना है इसका, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज किस चीज से बनी हुई है, दोनों में से, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो आप लोग। जो लाल किला है हमारा, रेड फोर्ट, ये बना है लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से बना है, जो सेडिमेंट्री रॉक है आप लोगों का, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है, अवसादी, ठीक है। और वही अगर ताजमहल की बात करेंगे तो वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जो कि मेटामॉर्फिक है, कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। तो अगर मैं यहां इस क्वेश्चन की बात करूं तो लाल किला सेडिमेंट्री और ताजमहल मेटामॉर्फिक, पहला ही वाला क्वेश्चन आप लोगों का, पहला ही वाला स्टेटमेंट सही है। कितने लोगों ने सही आंसर किया था इसका बता दीजिए, कितने लोगों ने, क्योंकि ये घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, थोड़ा सा घुमा के पूछा था, लेकिन थोड़ा अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर गए होंगे ध्यान से, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई शक, कोई शुबा इस क्वेश्चन के अंदर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस पॉइंट को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप चाहो तो सारे के सारे ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट भी कर दीजिए, एक बार अपने मन में पढ़ लीजिए एक बार और एलिमिनेट कर दीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों के माइंड को प्रैक्टिस हो जाएंगी सारी की सारी चीजें करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो इसका हिंदी नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन था फ्रेंड, जून 2011 में पूछा है। बट जून 2011 में पूछे जाने के बावजूद भी ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड, नहीं कहा जा सकता हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में, हमारे पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता। आप लोग थोड़ा कोशिश करो, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो ना, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है आराम से इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व, और एक बार लाइक भी कर देंगे फ्रेंड, जितने भी पूरे 2500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे। देखो यहाँ पर मैं बोला है ये परफेक्ट स्फीयर है। परफेक्ट स्फीयर का मतलब होता है फ्रेंड कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोलाकार है, पूरी तरह से गोलाकार है, पूरी तरह से गोलाकार है, गोलाकार है। क्या हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार है, आप बताइए। ये स्लाइटली फ्लैट है पोल्स के पास में, इसका बल्ज है मिडल में, ये बोल रहा है, ठीक है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ये तीनों आप लोगों के सही है, ये वाला आप लोगों का नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे बोला है कि क्या नहीं कहा जा सकता। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी पृथ्वी पोल्स के पास में थोड़ी सी चपटी है, पोल्स के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के पास में चपटी है, और इसका थोड़ा उभार है। कहां पर में उभार है इसका, बीच में थोड़ा सा इसका उभार है। तो एक ये जो स्पेशल तरीके का इसका शेप बन गया है, इसको क्या नाम दिया गया है बता सकते हो आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसका स्पेशल तरीके का जो शेप है उसको नाम दिया गया है जियोइड, के याद रखना है आप लोगों ने, बिल्कुल फ्रेंड्स, ठीक है। जियोइड इसको नाम दिया, कहा गया, ठीक है, जियोइड नाम दिया गया इस शेप को, जियोइड नाम दिया गया, ये याद रखना है। हिंदी में इसको बोला जाता है आप लोगों का भू आभ बोला जाता है, भू आभ, ये याद रखना है इस शेप को। तो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है,
पोल्स के पास में फ्लैट है, मिडल में बल्ज है मतलब मिडल में उभरी हुई है, और इसको ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह बोलते हो आप लोग। ये हमारी जो पृथ्वी है फ्रेंड्स, इसी पर केवल जीवन की संभावनाएं हैं, लाइफ को सस्टेन करने की संभावनाएं केवल यहीं पे आप लोगों को मिलती है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है जहां पर में जीवन है। हमारे सोलर सिस्टम का क्या, पूरे पूरे ब्रह्मांड में अब तक जितने भी ग्रह हम लोगों को मिले उसमें से यूनिक मिला है, जिसके अंदर में ये है, सोलर सिस्टम का भी है यूनिक सा ग्रह है जिसके अंदर में आपको जीवन मिला है। इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है ना। आप देख सकते हो कि इसको जियोइड या भूआप कहा जाता है इस शेप को, जो पृथ्वी का है। तो कहां पर में फ्लैट है, एक बार लिख के बता दो मुझे, एक बार लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में, कहां पर में फ्लैट है, बीच में फ्लैट है या पोल्स के पास में फ्लैट है, और बल्ज कहां पर में, उभरी हुई कहां पर में है पृथ्वी, ये भी बता देंगे, उभरा हुआ कहां पर में है। चलो कमेंट करके बता दो आप लोग। अब मैं आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन बताता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम में जो आया था आप लोगों का। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को जनवरी 2022 के शिफ्ट के अंदर में मैं आप लोगों को एक शिफ्ट भी बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। 17 जनवरी 2022, 17 जनवरी को आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 17 जनवरी 2022 को क्वेश्चन आया। अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है। यहां पर मैं बोला है द अर्थ हैज वाटर एंड एयर विच आर फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब आप बताइए कि क्यों हमारा अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है और क्या रीजन आप लोगों का सही है। और आप बोलते हो ना एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन चाहिए, तो लीजिए आप लोगों का एक्सप्लेनेशन और वो बड़ा वाला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में दिया हुआ है, इससे आप लोग कर सकते हो। कोशिश करो, कोशिश करोगे ना तो आप लोगों का बिल्कुल हो जाएगा। सभी का स्वागत है, जितने भी लोग वापस से हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, आंसर करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग। और कल आप लोगों को पता है ना, कल आप लोगों को डॉट 5 बजे सारे के सारे लोग जो है वो डॉट 5 बजे आ जाएंगे, ठीक है, आप लोग लाइव, क्योंकि आपकी 8 तारीख को टेस्ट भी लेनी है। हो सकता है कि फिर उसके बाद में आपको लेक्चर जो है वो अवेलेबल ना हो, ताकि क्योंकि टेस्ट लेनी है आप लोगों की 8 तारीख को, मैंने उस पर बेस्ड। तो देखिए आप लोगों का जो है फ्रेंड्स असर्शन ए बोल रहा है अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, बिल्कुल सही बात है। हम लोग यूनिक है भाई, हम लोग यूनिक है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि केवल अर्थ ही ऐसी प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, जहां पर में वाटर और एयर आप लोगों को मिल रहा है और फेवरेबल कंडीशंस बना रहा है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, जहां पर में लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकती है, जीवन सर्वाइव कर सकता है। तो दोनों के दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि हमारे पास में ही अकेली फेवरेबल कंडीशन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये समझ में आया आप लोगों को, पहली बात ये समझ में आया कि ये बता दो ए और आर दोनों सही है, ये समझ में आ गया ना, दोनों के दोनों सही है कि अर्थ यूनिक प्लैनेट है और फेवरेबल कंडीशन है। आर जो है फ्रेंड्स वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट जो है वो रीजन है ए का, कि हमारी प्लैनेट यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि हमारे पास में फेवरेबल कंडीशन है। तो आर जो है वो ए को सही तरीके से व्याख्या करता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कितने लोगों का सही था मेरे को हाथ खड़ा करके बता देंगे एक बार जल्दी से। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका एक बार फिर से आंसर कर दीजिए ऑप्शंस एलिमिनेट करके अब, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आज के आज बता दो जल्दी से, आज ही हम लोगों ने जो किया वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। चलिए बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए फ्रेंड्स यहां पर में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है, मीटियोरॉइड्स के बारे में। मीटियोरॉइड जो है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये छोटे छोटे से स्मॉल पीसेस होते हैं चट्टानों के, जो सूरज के अराउंड घूमते रहते हैं और कई बार हमारे पृथ्वी पर भी धड़ाम करके गिर जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। दे आर ओनली फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। केवल मंगल और जुपिटर की कक्षा में घूमते हैं। ओनली शब्द से आपके कान, नाक, गला, ठीक है, आंखें, और आप खुद भी खड़े हो सकते हो। तो ये ओनली शब्द जो है फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं आया यहाँ पर में, क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के अलावा भी पाए जाते हैं, कई बार पृथ्वी पे घूम गिर जाते हैं ना, इस वजह से। अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, इनकी नहीं होती, केवल सूर्य के पास में होती है अपनी खुद की हीट और लाइट, और किसी के पास नहीं है सोलर सिस्टम में। इनका शेप जियोइड होता है। अरे मेरे भाई जियोइड अर्थ का शेप है। किसका शेप है? अर्थ का शेप है जियोइड, या भूआब जो है वो पृथ्वी का शेप है, मीटियोरॉइड का नहीं है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कल ही करवाया था ये क्वेश्चन, रिवीजन के लिए लिया है मैंने जस्ट फॉर दिस पॉइंट कि जियोइड किसका शेप है। जियोइड जो है फ्रेंड्स पृथ्वी का शेप है, ये आपको रिवीजन करवाने के लिए। हमारे किसी भी प्लेनेट के पास में खुद की हीट और लाइट नहीं होती, ना तो एस्ट्रॉइड के पास में होती है, क्षुद्र ग्रहों के पास में, ना ही उल्का पिंडों के पास में अपनी लाइफ होती है, अपनी हीट और लाइट होती है। केवल सूरज के पास में अपनी हीट और लाइट है, ठीक है।
ये केवल जो उल्का पिंड है केवल जुपिटर और मार्स की कक्षा में नहीं पाए जाते, और भी जगह पे पाए जाते हैं, कई बार पृथ्वी में भी गिर जाते हैं। चलिए, क्या होते हैं ये छोटे छोटे से चट्टान के टुकड़े होते हैं जो सूरज के अराउंड घूम रहे हैं, कई बार अलग अलग प्लैनेट्स पर गिर जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का दिसंबर 2021 में पूछा गया, ठीक है, 20 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन पेपर में, रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बन गया? रोजा पार्क को पहचानते हो क्या आप लोग? मिले हो? मिला तो रुक जाओ। रोजा पार्क, ठीक है, रोजा पार्क जो है फ्रेंड्स अमेरिका के अंदर में उन्होंने अपनी बस की सीट देने से मना कर दिया, ठीक है। होता है कई बार नहीं कि आप लोग भी बोलते मैं क्यों दूं करके। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक महिला आई, उसने बस में बैठी, एक लड़का बैठा हुआ था, उसने बोला कि शर्म नहीं आती तुम्हें, लड़की खड़ी है और तुम उठ भी नहीं रहे हो, अपनी सीट ही नहीं दे सकते एक लड़की को, शर्म नहीं आती एक लड़की को सीट ना देते हुए तुम्हें? तो लड़का बोला कि आप ना मुझसे शादी कर लो। तो लड़की बोली क्यों कर लूं, ठीक है। तो लड़का बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, एक कुंवारा लड़का है और तुम उससे शादी भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरीके से उसने जवाब दिया था। तो यहाँ पर मैं रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने को मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की शुरुआत बन गया था फ्रेंड्स? ये सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत बन गया था, क्योंकि ये जो रोजा पार्क थी, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। कौन थी ये? अश्वेत महिला थी, अफ्रीकन थी। और वहां पर में क्या था कि जो अफ्रीकन लोग थे या जो काले या स्लेव लोग होते थे, अफ्रीकन जो लोग थे उनको गुलाम माना जाता था। वहां पर में अमेरिका के अंदर में गुलामों की तरह देखा जाता था उनको, और ऐसा माना जाता था कि भाई जब भी कोई श्वेत व्यक्ति या गोरा आदमी आएगा या औरत आएंगी तो उसको खड़े हो जाना, अपनी सीट दे देनी है। इसने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी करके, रोजा पार्क्स ने बोला मैं नहीं देती। तो ये जो है आपका किस चीज का शुरुआती बिंदु बना था फ्रेंड्स आप लोगों का? ये शुरुआती बिंदु बन गया था सिविल राइट का, कि भाई हर नागरिक के पास में अधिकार होने चाहिए, नागरिकों के पास में अधिकार होने चाहिए कि वो अपनी सीट क्यों दे। उनको भी स्कूल में जाने का अधिकार है, उनको भी जो है फ्रेंड्स बड़े बड़े जो समारोह वगैरह होते हैं उनमें जाने का अधिकार है, उनमें हिस्सा लेने का अधिकार है। तो यहाँ पर में ये वो एक घटना थी जो आपकी 1 दिसंबर 1955 को घटी, 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क वाली घटना, और इसके कारण अमेरिका में पूरा एक आंदोलन खड़ा हो गया, ठीक है, एक आंदोलन खड़ा हो गया। ये सिविल राइट एक्ट पास किया गया इसके बाद, इस आंदोलन के बाद में करीब 9 साल के बाद में 1964 में। तो नागरिक अधिकार अधिनियम कब पास किया गया यूएसए के अंदर में? कब पास किया गया था? 1964 में। कहां पर में? यूएसए के अंदर में। और इसका शुरुआती बिंदु किसको माना जाता है? रोजा पार्क वाली जो घटना थी उसको, रोजा पार्क्स की जो घटना थी उसको माना जाता है। ये रोजा पार्क्स वाली घटना कब घटी थी? बस वाली घटना ये घटी थी फ्रेंड्स 1 दिसंबर 1955 को, ठीक है, 1 दिसंबर 1955 को। नो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने देख लिया है। जोक्स अपार्ट, जोक को जो है उसको साइड में रखा जाए, तो जो लड़के हैं यहां पर में, ठीक है, उनको बताना चाहूंगा कि जो बस है या ट्रेन है उसके अंदर में जो हम महिलाओं को सीट दे देते हैं या उनको बैठा देते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं, ये कोई इक्वेलिटी का हनन नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी समानता का हनन नहीं है। ये फ्रेंड्स हम उनको दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों को वह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो आप लोगों को या मुझे फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो वो आपको बता नहीं सकती, कोई बहुत सारी दिक्कतें होती है जो वो हर एक महीने में फेस करती है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से जाती है, फिर भी बता नहीं पाती। तो ये आप जो उनको सीट दे रहे हो या उनको बैठा रहे हो या जो है खुद खड़े हो जा रहे हो, या आप उनको कुछ एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जो आए हैं वो एक महिला के कारण ही आए हैं और उन सारी सिचुएशंस के कारण ही आए हैं, है ना। तो जोक्स अपने जगह पे है, लेकिन जब आप अपनी सीट दे रहे हो या उनको बैठा रहे हो या उनको आगे कर रहे हो, लाइन में खड़े हो और एक महिला को पहले जाने दे रहे हो सकता है कि वो घर जाके थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में, तो आप एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम सब उसी सिचुएशन से यहाँ पर में पहुंचे, आप, मैं, महिलाएं और सब लोग, ठीक है। तो आप दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक इतनी कैपेसिटी है कि थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम से नहीं फेस करना पड़ता है। तो सिविल राइट्स मूवमेंट जो है फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 21 जनवरी को पूछा गया, 21 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड इन यूएसए,
ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिविल राइट्स मूवमेंट था जो आपका कहां पर में स्टार्ट हुआ, यूएसए के अंदर में स्टार्ट हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, किस मांग के लिए शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सिविल राइट्स मूवमेंट वाला बार बार पूछा गया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सोशल सिक्योरिटी फॉर सीनियर अफ्रीकन सिटीजन्स, अफ्रीकन अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए हुआ था। वोटिंग राइट्स के लिए हुआ था अफ्रीकन सिटीजन्स के लिए, जो डिसेबल है उन लोगों के। वोटिंग राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को वोटिंग राइट देने के लिए, या इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वल राइट्स देने के लिए हुआ था अमेरिकन और, ठीक है, अब अफ्रीकन अमेरिकन जो सिटीजन है उनको इक्वल राइट्स देने के लिए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, जो आप लोगों का नस्लीय भेदभाव होता है, कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं, उनका भेदभाव खत्म करने और उनको अधिकार देने के लिए यहां पर में सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था ये स्टार्ट? 1955 में हुआ था, रोजा पार्क्स की घटना के साथ में, ठीक है। 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क्स की वो घटना के साथ में शुरू हुआ। इसके बाद में एक कानून पास हुआ था 1964 में, यूएसए के अंदर में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ था आप लोगों का, नागरिक अधिकार अधिनियम पास हुआ था और इसके तहत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया। नाउ फ्रेंड्स, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर में केवल बस में बैठने की घटना नहीं, बल्कि फ्रेंड्स यहां पर में ये बोला गया कि जो स्कूल्स है वहां पर में भी अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को, जो बच्चे हैं उनको आने की अनुमति दी जाएगी, उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको अलग नहीं बिठाया जाएगा। अदरवाइज अमेरिका में क्या होता था, स्कूल्स तक के अंदर में बच्चों को अलग बिठाया जाता था, अलग बिठाया जाता था। इस एक्ट के जरिए, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 के जरिए अलग किया गया। तो ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का हो गया। 21 जनवरी 2022 वाला भी क्वेश्चन कर लिया आपने, सिविल राइट्स एक्ट वाला, आंसर इसका डी होगा। समझ गए ना? अब आया क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे एग्जाम में, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों का। देखिए एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 8 जनवरी को पूछा गया, 8 जनवरी 2022 को। लगातार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी मोस्ट रिलेवेंट टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द टॉपिक ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। आप टीचर हो, ये पेडागोजी का क्वेश्चन था, पेडागोजी में आया था ये क्वेश्चन। छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय में परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? रिसर्च कराना है आप लोगों ने उनसे, रिसर्चिंग ऑन इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया, watching a documentary on genocide of European Jews during World War II, reading of the Article 15 of Indian Constitution which forbid discrimination, discussion on practice of slavery in North America। देखो आप लोगों को जो है ना सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बताना है, यूएसए के अंदर में आपको बताना है। तो भारत के संविधान पढ़ने से उनको यूएसए के बारे में पता चलेगा क्या? आप खुद बताओ, आप इतने समझदार हो। अरे जो लोग सी आंसर कर रहे हैं, आप बताओ कि भारत के संविधान को पढ़ने से, ठीक है, भारत के संविधान को पढ़ने से या भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 15 को पढ़ने से उनको डिस्क्रिमिनेशन या सिविल जो राइट मूवमेंट है यूएसए का, उनको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा, ठीक है। यूरोप के अंदर में ज्यूज के ऊपर में जो अत्याचार हुआ था, हिटलर ने जो यहूदी लोग थे उनके ऊपर में अत्याचार किया था। अब यूरोप के बारे में पढ़कर आपको अमेरिका के बारे में कैसे पता चलेगा? वो देखता है भजिया, मांगता है जलेबी, वो वाला काम थोड़ी है कि इधर देखेंगे और उधर का सीख जाएंगे अपन, है ना। तो यूरोपियन ज्यूज के बारे में पढ़कर आपको अमेरिका के बारे में थोड़ी पता चलेगा, अमेरिकन इसके बारे में। आपको नॉर्थ अमेरिका, यूएसए कहां पर में है? यूएसए नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है। तो डिस्कशन ऑन प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी के बारे में आप पढ़ाइए बच्चों को, उससे पता चलेगा कि कैसे जो है वहां पर में अफ्रीकन जो यूरोपियन थे, अफ्रीकन अमेरिकन लोग, उन लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था, उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया ना कि इन लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपको सिविल राइट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाना है, बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप उनको स्लेवरी के बारे में पढ़ाइए कि कैसे अफ्रीका से गुलाम लेकर गए अमेरिका के अंदर में, फिर वो लोग अमेरिका के नागरिक बन गए लेकिन उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए। फिर रोजा पार्कर वाली घटना घटी। रोजा पार्कर एक अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है, अश्वेत थी, उनका मतलब वर्ण काला था, इस वजह से उनके साथ उनको बस की सीट खाली करने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि 9 साल बाद जाकर 1964 के अंदर में सिविल राइट्स एक्ट पास करना पड़ा और अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को उनके अधिकार मिले। तो वो सारी शुरुआत स्लेवरी से हुई थी, जब अफ्रीका से गुलाम लेकर गए
आंसर डी होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए 3.1K से ज्यादा लोग हो गए हैं, 2100 से ज्यादा लाइक्स हो गए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कनेक्ट कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू द कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2021 को एग्जाम में आया था क्वेश्चन ऑनलाइन शिफ्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। Which of the following structure connects the continents of North America to continents of South America? माउंटेन रेंज है, कोई एक पर्वत की श्रृंखला है जो कनेक्ट करती है, स्थमस है, स्थल संधि है, नहर है या जल डमरू मध्य है। देखिए अगर मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखाऊं कहाँ पर में है, तो ये है हमारा प्यारा सा भारत इधर साइड में। आप इधर में देखोगे तो यहाँ पर में है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, यहाँ है यूएसए, जिसको आप अमेरिका बोल देते हो शॉर्ट में, वो यूएसए यहाँ पर में इधर साइड में नॉर्थ अमेरिका में। और ये है साउथ अमेरिका कंटिनेंट, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, ठीक है, इन दोनों को, तो यहाँ पर में इन दोनों के बीच में एक जमीन का टुकड़ा है। यहाँ पर में आप लोग देखिए इस जमीन का टुकड़ा, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़े हुए है। ये यहाँ पर में एक जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हो ना, ये जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े ने दोनों जमीन के बड़े बड़े भूभागों को जोड़ा हुआ है। ये ऐसा जमीन का छोटा सा टुकड़ा, ऐसा जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ता है, दो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ने वाला एक छोटा सा भूभाग, बड़े बड़े लैंड मास को जोड़ने वाला एक छोटा सा लैंड मास, ये स्थमस कहलाता है। ठीक है, स्थल संधि या स्थमस कहलाता है। और ये जो स्थमस है इसको पनामा, स्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं, पनामा नाम की जगह पर है वो, इसी वजह से इसको स्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो संकरी पट्टी है जमीन की, वो पनामा के नाम से जानी जाती है। और ऐसा छोटा सा भूभाग जो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ता है उसको स्थमस कहा जाता है, स्थल संधि कहा जाता है, इसी वजह से इसको पनामा की स्थल संधि का बोलते हैं आप लोग। तो क्या है ये आप लोगों की स्थल संधि है, स्थमस है। और उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर में, कौन सा है वो स्थल संधि आप लोगों की। माउंटेन नहीं जोड़ता है, ठीक है, इन दोनों को, कैनल भी नहीं जोड़ती है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और स्ट्रेट का मतलब होता है फ्रेंड्स जल डमरू मध्य, जो दो बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला एक छोटा सा समुद्र जो होता है, या बड़े बड़े पानी के भाग को जोड़ने वाला एक पानी का जो छोटा भाग होता है, उसको जल डमरू मध्य बोला जाता है, जो पानी को जोड़ता है। ठीक है, पानी को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, जमीन को जोड़ने वाला स्थल संधि या जो है स्थमस इंग्लिश के अंदर में। ओके, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्थल संधि आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। तो स्थमस क्या होता है ये याद रखेंगे आप लोग। स्थमस का मतलब होता है एक नैरो स्ट्रिप लैंड की जो दो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ती है, जैसे कि स्थमस ऑफ पनामा। और स्ट्रेट का मतलब या फिर जल संधि का मतलब होता है, या जल डमरू मध्य का मतलब होता है एक पानी का संकरा भाग जो दो बड़े बड़े जल राशियों को या जो पानी के भाग होते हैं उनको जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि पाक स्ट्रेट है आप लोगों का। पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच में है ये आप लोगों को याद रखना है। पाक स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाकिस्तान मत लगाना, 3300 क्रॉस हो गए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है आप लोगों का जल संधि। तो बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, ये यहाँ पर में है वो पाक स्ट्रेट। ये याद रखेंगे आप लोग, लिख दो ताकि याद हो जाए आप लोगों को, इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये यहाँ पर में, यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन मुझे मिला 31 दिसंबर 2021 की एग्जाम में पूछा गया, इसका भी आप लोग आंसर कर दीजिए। आप लोग जानते हो ना कि कल आप लोगों की फ्रेंड्स महा मैराथन है और उस परसों के दिन आप लोगों की टेस्ट है, तो सभी लोगों को तैयार रहना है। कल आप लोग जो है डॉट 5 बजे आ जाओगे आप लोग लाइव, ठीक है, क्योंकि परसों आप लोगों को टेस्ट देनी है ना, इसी वजह से आप लोग डॉट 5 बजे कल आ जाना है। सभी लोगों ने अलार्म लगा के रख लो आज ही, ताकि कल आप लोग टाइम पर पहुंच जाओ, क्योंकि परसों के दिन टेस्ट है, तो हो सकता है कि टेस्ट में टीचिंग रोकने के लिए हम लोग उसको कुछ उसका अरेंजमेंट भी कुछ कर दे। ठीक है, तो राइन घाटी, ठीक है, राइन घाटी नहीं है वो घाटी है, और वॉसजेस पर्वत ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको ना नींद में भी याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये किसके एग्जाम्पल है। राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत ये आपके ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स है, जिसको आप लोग हिंदी में भ्रंशोद पर्वत बोलते हो। वलित पर्वत अलग है आप लोगों का, जैसे कि हिमालय हो जाए, एल्प्स हो जाए, यूराल हो जाए, अरावली हो जाए, ठीक है, अरावली हो जाए, एप्लेशियन हो जाए आप लोगों का, ये सब क्या है आप लोगों के वलित पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था
किलीमंजारो, ठीक है, और आप लोगों का फुजियामा, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा का पूरा, डोंट वरी। 3 प्रकार के पर्वत हमने देखे थे। एक है फोल्ड माउंटेन जिसको वलित पर्वत बोला जाता है, एक होता है आपका ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत पर्वत, जो आप लोगों का राइन वैली, राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत दोनों यूरोप में है। ये क्या है, भ्रंशोत पर्वत के एग्जाम्पल है। ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल है आप लोगों के फुजियामा और किलीमंजारो। तो हिमालय हमारा क्या है फ्रेंड्स, हिमालय माउंटेन और एल्प्स यंग फोल्ड माउंटेन है, अभी नए नए वाले फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन आप लोग बोल सकते हो उनको, हिमालय और एल्प्स। यूराल और एप्लेशियन वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, बहुत ज्यादा पुराने वलित पर्वत की श्रृंखला में। अरावली जो है भारत के अंदर में, ये भी फ्रेंड्स एक पुरानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है। तो भारत के अंदर में अगर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा जाए आप लोगों से, तो आंसर में अरावली लगाना है आपने। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। वही अगर भ्रंशोत पर्वत की बात करें फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो नीचे धंस जाते हैं और कुछ ब्लॉक ऊपर रह जाते हैं, इसके वजह से जो पर्वत बनते हैं उसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत पर्वत। राइन वैली यूरोप की और वोस्जेस पर्वत ये भी यूरोप के अंदर में है। ये आप लोगों का ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत के एग्जाम्पल है, राइन वैली और वोस्जेस माउंटेन। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 2019 के सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था और DSSB के अंदर में भी आया हुआ है अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर में। तो इसी वजह से याद रखिए आप लोग, राइन घाटी, वोस्जेस पर्वत ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम में एक्चुअल में पूछा गया क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2021 को। किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिए। एचटेट में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, एचटेट में, कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलीमंजारो। सीटेट, DSSB, सुपरटेट, KVS, ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि किलीमंजारो कौन से टाइप का माउंटेन है, तो वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बना हुआ है। फुजियामा जापान का, ये भी आप लोगों का ज्वालामुखी से बना हुआ है, इसी वजह से वोल्केनिक माउंटेन इसको बोला जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आप लोगों का, अरे जस्ट अ सेकेंड, तो कुछ गड़बड़ हो गई उसके अंदर में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स कि आप लोगों का कल जो है 7 तारीख को आप लोगों की 5 बजे आप लोगों की क्लास है, आपको पता ही है आप लोगों को। तो कल सभी लोग डॉट 5 बजे आ जाएंगे, ठीक है। लंबी चलेंगी क्लास, तो लंबा समय निकाल के आना और लाइव ही आ जाना है, क्योंकि परसों के दिन फिर टेस्ट है आप लोगों की। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, कोस्टा रिका अप्रोच। तो कोस्टा रिका जो है फ्रेंड्स कहां पर में है, सबसे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, वेयर इज कोस्टा रिका, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसमें भी कोस्टा रिकन अप्रोच किसको कहा जाता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कोस्टा रिका की बात करूं आप लोगों से, तो कोस्टा रिका जो है ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, मध्य अमेरिका की एक कंट्री है। मैं आप लोगों को मैप के अंदर में भी दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा यहां पर में देखोगे फ्रेंड्स, इस मैप को देखोगे, ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये USA है, कनाडा है आपका, ये यहाँ पर में मैक्सिको है, ब्राजील है, ठीक है। और यहाँ पर में आप लोग देखोगे कि इधर में, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में आप लोगों का कोस्टा रिका नाम का एक देश है। आप इसमें भी देख सकते हो, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका वाले साइड के अंदर में यहाँ पर में है कोस्टा रिका, आप लोगों का कोस्टा रिका नाम का देश, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री ही बोलेंगे आप लोग, लेकिन नॉर्थ सेंट्रल में आता है ये कोस्टा रिका। ये कोस्टा रिका जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या खास बात थी, इन्होंने डिसीजन लिया कि ये लोग आर्मी के अंदर में खर्चा ना करके ये लोग पब्लिक हेल्थ के ऊपर में खर्च करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, कोस्टा रिका जो है इसको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल माना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है, सेंट्रल अमेरिका का एक देश है कोस्टा रिका, मध्य अमेरिका के अंदर में। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था, और ये फैसला था फ्रेंड्स कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, लोगों की जो जरूरत है उसके ऊपर में खर्च करेंगे, ना कि आर्मी के ऊपर में। तो कोस्टा रिका ने जो है ये फैसला लिया था कि हम स्वास्थ्य के ऊपर में खर्च करेंगे, शिक्षा के ऊपर में, लोगों की सुविधाओं के ऊपर में खर्च करेंगे,
ठीक है, जो कि सेना के लिए उपयोग किया जाना था, वो खर्चे को कम करके इन्होंने लोगों पर खर्च करना स्टार्ट कर दिया। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट का मानना था कि कंट्री जो है अगर हेल्दी रहेंगी तो डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा, तो कंट्री को हमेशा अपने लोगों के हेल्थ के ऊपर में फोकस करना चाहिए। जैसे आप लोगों को भी अपनी हेल्थ के ऊपर में और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो हेल्दी रहेंगे तो डेवलपमेंट हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने सोचा है कि हम हेल्दी जनता रखेंगे अपनी, और हम लोग उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, घर प्रोवाइड करेंगे, साफ पानी देंगे उनको, सैनिटाइजेशन देंगे इन लोगों को। हम आर्मी पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, आर्मी का जो पैसा बचेगा हमारा उसको हम लोग कहाँ करेंगे, लोगों की हेल्थ पे खर्च करेंगे। तो नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन, ठीक है, टू बी एबल टू स्पेंड, मतलब उन्होंने बोला कि हमको आर्मी ही नहीं रखनी है, आर्मी का जो पैसा बचेगा वो हम कहाँ पर में खर्च करेंगे, पब्लिक हेल्थ पे खर्च करेंगे, जनता की हेल्थ पर खर्च करेंगे। तो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके, ये कोस्टा रिका का अप्रोच है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो सेना के जवानों के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च नहीं करना है, सेना ही नहीं रखनी है अपन ने, सेना ही नहीं रखनी है। और ये जो पैसा है ये कहाँ पर भी खर्च करना है, सेना के ऊपर में खर्च ना करके, ठीक है। सेना ही नहीं रहेंगी तो खर्च कहाँ करेंगे आप, स्वास्थ्य पे, उनकी जरूरतों के ऊपर में खर्च करोगे। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कोस्टा रिका वाला, आगे भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन को मैं हट जाता हूँ साइड में, लेकिन आप लोग इसको देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आपका 4 अक्टूबर 2020 की जो यूपीएससी की एग्जाम हुई थी प्रीलिम्स की, उसमें भी आया था सेम क्वेश्चन, और आपका तो पहले आ चुका था, मतलब यूपीएससी से पहले सीटेट में आ चुका था ये क्वेश्चन। युद्ध किससे कराएंगे, फिर युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करता वो, क्यों लड़ लेगा वो युद्ध में जब लड़ना ही नहीं है उन्होंने। 3300 3350 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी सोशल आर्मी को, सभी को, पूरी बायजूस एग्जाम प्रेप की टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जी। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, ठीक है, ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड छुआछूत, किसी को छोटी जाति का बोलकर, ठीक है, या छोटे नस्ल का बोलकर उनके साथ में छुआछूत करना, उनको रेस्टोरेंट में नहीं आने देना, या उनको उनके घर का पानी नहीं पीना, या उनको छूना नहीं, या उनसे बात भी नहीं करना, उनको दूर रखना, हटका देना उन लोगों को, तो ये छुआछूत कहलाता है आप लोगों का, ठीक है। छोटी जाति का बोलकर किसी के साथ में भेदभाव करना, ये छुआछूत कहलाता, अनटचेबिलिटी भी बोला जाता है उसको, और छुआछूत अस्पृश्यता बोलते हो आप लोग। अस्पृश्यता आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर कितने के अंदर में आता है आप लोगों का, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर में आता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 17 राइट टू इक्वेलिटी का एक पार्ट है। राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ये आपके राइट टू इक्वेलिटी, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आने के कारण ये जो 17 है आपका, आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी से डील करता है, ये भी समानता के अधिकार के अंदर में आएगा। अगर 17 का उल्लंघन होता है तो किसका उल्लंघन माना जाएगा, समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 17 जो है वो समानता के अधिकार के अंदर में आता है, ठीक है। तो समानता के अधिकार के अंदर में 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स है, जिसके अंदर में आर्टिकल नंबर 17 भी है आपका, जो क्या बोलता है आप लोगों को, आर्टिकल नंबर 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, जातिवादी जो है विचारधारा रखता है, किसी को जाति जो मूलक शब्द है वो बोलकर अपमानित करता है, उसको किसी चीज से अलग थलग कर देता है, क्योंकि ये छोटी जाति का है, इसको हम लोग काम नहीं देंगे, इसको काम पे नहीं रखेंगे, ठीक है, स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, छोटी जाति का है इस वजह से, अगर ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध होगा आपका। किसी को भी अयोग्य घोषित करना केवल क्योंकि वो छोटी जाति का है, ये अस्पृश्यता कहलाता है, और अगर आपने ये किया तो दंडनीय अपराध होगा ये चीज, और ये आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 17 जो है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ओके। तो आपका यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिए कि भारत में अस्पृश्यता के कारण कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा, ये आपके आर्टिकल नंबर 17 का उल्लंघन होगा, 17 का, और 17 जो है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, 14 से 18 के बीच वाला जो समानता का अधिकार है उसमें। स्वतंत्रता का अधिकार जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये बता दूं आप लोगों को, राइट टू फ्रीडम जो है ये आप लोगों का दूसरा वाला पार्ट है, 19 से 22 के बीच में। अगर कोई राजनेता, ठीक है, कोई राजनेता आपको आपके कोई एक राज्य में
एक कोई राज्य का राजनेता है, वो दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में नहीं आने दे रहा, ठीक है, तो आपके राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को यह अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 19 कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हो, बस सकते हो, कोई भी काम धंधा शुरू कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आप बिहार से हो और आपका बिहार से महाराष्ट्र आप जाना चाहते हो और महाराष्ट्र का नेता आपको बोलता है कि हम आने नहीं देंगे बिहार के लोग को या उत्तर प्रदेश के लोग को या फिर कोई और लोगों को, तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन होगा और आर्टिकल नंबर 19 आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। शोषण के खिलाफ अधिकार आर्टिकल नंबर 23-24 में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 आप लोगों से कहता है कि आप इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, और आर्टिकल नंबर 24 बोलता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता जहां पर में उनकी जान को खतरा हो। हजारदस जगह पे 14 साल से छोटे बच्चों को रखना आर्टिकल नंबर 24 में बाल मजदूरी को मना किया गया है, ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है आप लोगों के, और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में दिया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना फ्रेंड्स इसके बारे में बताना चाह रहा था, आर्टिकल नंबर 14 और 15 के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि हर किसी को कानून के सामने समान रखा जाएगा। रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए, आप बताओ। कानून के सामने सभी को समान माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए, आप बता दो यार, आप इतने समझदार लोग हो, आप बता दो। माना जाना चाहिए ना, नहीं तो अदरवाइज पता चले कि किसी ने एक गुनाह किया तो उसको कम सजा मिल गई और कोई गरीब था तो उसको ज्यादा सजा मिल गई, ये भी तो गलत है। तो फ्रेंड्स इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, ये आर्टिकल नंबर 14 आपको बोलता है, जो कि राइट टू इक्वेलिटी का ही पार्ट है। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है आप लोगों को ध्यान से समझना आप लोग। आर्टिकल नंबर 15 ये भेदभाव को खत्म करता है, किसके आधार पर, ये धर्म के आधार पर, ठीक है, ठीक है, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर कि कौन से नस्ल के हो आप, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कि आप लड़का हो कि लड़की हो, जन्म स्थल के आधार पर कि आपका जन्म कहाँ पर में हुआ है, इनमें से किसी भी चीज के आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, ना ही नस्ल के आधार पर, मतलब कि आपके साथ में जो है रेस के आधार पर कि आप अफ्रीका के हो, अफ्रीकन मूल के हो, अब भारत के नागरिक हो गए मतलब अब हो गए, आपके साथ कोई नस्लीय भेदभाव नहीं होगा अभी। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कि लड़का हो लड़की हो या दोनों के अलावा हो, या जन्म स्थल के आधार पर कि भारत में आपका जन्म कहाँ पर में हुआ है, आप भारत के नागरिक हो तो आपको इक्वेलिटी के साथ में ट्रीट किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 15 राइट टू इक्वेलिटी के अंदर में ही आता है और भेदभाव के खिलाफ बात करता है। इसके इन सारी चीजों के, इन 5 चीजों के आधार पर आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट में आने से मना नहीं किया जा सकता, इनके आधार पर आप लोगों को मंदिर में आने से मना नहीं किया जा सकता, इनके आधार पर जो है फ्रेंड्स आपको जो सरकारी सुविधाएं है उससे आप लोगों को अलग थलग नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने कि रेस्टोरेंट में, सार्वजनिक स्थान के अंदर में, होटल में या सिनेमा घरों के अंदर में, मनोरंजन के अंदर में आप लोगों को आने से मना नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म के हो, इस नस्ल के, इस जाति के, इस लिंग के हो, इस यहाँ आपका जन्म हुआ है तो हम आपको आने नहीं देंगे। ये भेदभाव हो जाएगा और आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आया था जो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप लोगों को बताना है अस्पृश्यता के कारण अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनटचेबिलिटी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध है। कौन से आर्टिकल के तहत ये बात की गई है आप लोगों की? वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है वो आंसर्स यहाँ पर में आ गए हैं। आर्टिकल नंबर 17 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 जो है ये राइट टू लाइफ है आप लोगों का, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है आप लोगों का। आर्टिकल नंबर 28 जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये आपका एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है, जो सॉरी आप लोगों का जो धर्म से रिलेटेड जो अधिकार है आप लोगों के, ठीक है। राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप लोगों का जो 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है, ये आप लोगों का 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ही आता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर में। और आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव से बचाता है। तो 17 जो है आप लोगों का ये दंडनीय अपराध है अगर आप लोग अस्पृश्यता को फॉलो करते हो तो। ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। आर्टिकल नंबर आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो इस बारे में बात करता है। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग, बड़ा क्वेश्चन। ये आपका 21 जनवरी 2022 को पूछा गया था एग्जाम में, ऑनलाइन शिफ्ट में। 3468, 3500 तक पहुंचा दिया आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
और कल भी आप लोगों ने डॉट 5 बजे आ जाना है। और आपको पता है अभी लेक्चर आपका लग चुका है, आप लेक्चर के ऊपर में डाइवर्ट होंगे, उस सेशन को लाइक जरूर कर देना और नोटिफाई मी का ऑप्शन बटन दबा देना, ठीक है। लेक्चर लगा हुआ है आप लोगों का, तो आप लोग क्या करोगे, अभी जैसे ये लेक्चर खत्म होगा उस लेक्चर पर जाओगे, ठीक है, और उस लेक्चर के उसको लाइक कर दोगे और नोटिफिकेशन दबा दोगे, ताकि कल आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए कल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं बोला है कि कोई भी नागरिक, ठीक है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के एक के आधार पर उसके साथ में दुकानों में, सार्वजनिक रेस्टोरेंट के अंदर में, होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन या सिनेमा घरों के अंदर में, ठीक है, अगर उसको वहां पर में जाने से मना किया जाता है या प्रतिबंधित किया जाता है या कुछ के ऊपर में कोई शर्त लगाई जाती है कि आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, इसके आधार पर, क्योंकि वो इस धर्म से है, इस नस्ल से है, इस जाति से है और इस लिंग का है, तो ये क्या है आप लोगों का फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 15 जो है भेदभाव से आपको बचाता है। तो आप के साथ में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है आपके ऊपर में, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी रेस से, किसी कास्ट से, किसी सेक्स से, किसी प्लेस ऑफ बर्थ पे आपका बर्थ कहीं पे हुआ है, उस वजह से आपके साथ में किया जा रहा है, तो ये आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल नंबर 21 है, ये राइट टू एजुकेशन है आप लोगों का, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 23 जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये आप लोगों का शोषण के खिलाफ अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार मतलब आप लोगों का कि आपके आर्टिकल नंबर 23 में ये बोला गया कि आपको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। खरीदने बेचने दे क्या आप लोगों को, आपको खरीदने दे किसी को कि कोई खरीद ले आप लोगों को, कोई आपको बेच दे, नहीं ना, ठीक है। तो आपको कोई खरीद बेच नहीं सकता फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये आप लोगों को बचाता है, खरीदने बेचने से आप लोगों को बचाता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 43 जो है आपका, ये बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी हमारी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बोल सकते हो आप लोग। भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है, हिंदी, ठीक है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर आधिकारिक भाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि के अंदर में, देवनागरी लिपि के अंदर में हिंदी जो है आप लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। ये आर्टिकल नंबर 343 के अंदर में बोला गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल नंबर 343 बोलता है कि भारत के अंदर में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होंगी देवनागरी लिपि के अंदर में, लेकिन इसमें यह भी बोला गया है कि भाई पहले 15 साल तक, संविधान लागू होने के 15 साल तक इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में इस्तेमाल किया जाएगा। वो बात अलग है कि वो अभी तक चल ही रहा है, हम लोग अभी भी यूज कर ही रहे हैं उसको, बार बार कर ही दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ऑफिशियल लैंग्वेज 343 के अंदर में शुरुआत में ये बोला गया कि हिंदी होंगी, और जो 15 साल तक का था, 15 ईयर्स तक का, पहले 15 साल तक इंग्लिश को भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल काम के लिए, बट उसको बार बार बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से 343 वाला भी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग, कौन से वाले अधिकार का उल्लंघन होगा, ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि एक राज्य में, ठीक है, एक राजनेता है और ये तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगार काम करने के लिए नहीं आएंगे, तो फ्रेंड्स ये समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ये आप लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 में ये बात बोली गई है, आर्टिकल नंबर 19 में। और आर्टिकल नंबर 19 जो है आप लोगों का, ये किसके अंदर में आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 19 जो है ये आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई राजनेता यह तय करता है कि आप लोगों को आप दूसरे राज्य के और उसके राज्य में नहीं आने दिया जाएगा, तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार या आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन हो रहा है, जो आपको ये बोलता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे जाकर रह सकते हो, वहां पर में अपना काम काज शुरू कर सकते हो, ठीक है, और वहां पर में बस भी सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर में इसके अंदर में बोली गई है।
तो आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन होता है, तो ये प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किस चीज से है? तो 21 का संबंध जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल नंबर 21 जो है आप लोगों का, इसका संबंध जीवन के अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से 28 के बीच में है आपका, ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 से 28। राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, ये 14 से 18 के बीच में है। ओके, आर्टिकल नंबर 21 जो है आप लोगों का राइट टू फ्रीडम में आता है। ओके, और राइट टू फ्रीडम के अंतर में भी आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 32 में है, जो बोलता है कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो कोर्ट जाने का जो अधिकार है आपका, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, 32 में दिया गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि ऑनलाइन शिफ्ट में भी पूछा गया था और पहले भी पूछा गया है, ऑनलाइन में भी आया था ये, ठीक है, जो मैं करवा आया था आप लोगों को। अंतरात्मा किसको कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों का, बार बार रिपीट होता है, ऑनलाइन में भी आया था ये, और ये एनसीईआरटी में दिया है फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखना। भारत के संविधान के किस खंड को अंतरात्मा कहा गया है? और ये आपको एज पर एनसीईआरटी आंसर करना है फ्रेंड्स। और एनसीईआरटी के अंदर में मौलिक अधिकारों का जो खंड है, फंडामेंटल राइट्स, इसको अंतरात्मा या कंसाइंस बोला गया है। हमारे संविधान की अंतरात्मा, कंसाइंस, अंतरात्मा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके अंदर में जिसके वजह से संविधान जिंदा है, ठीक है। तो अंतरात्मा, द पार्ट डीलिंग विथ फंडामेंटल राइट, जो हमारे संविधान में बहुत सारे पार्ट्स है, तो पार्ट नंबर 4 जो है आपका, जो पार्ट नंबर 3 जो है आप लोगों का, बेसिकली ये फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट, इसको कंसाइंस या अंतरात्मा कहा गया है संविधान का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स। आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर मैंने कहीं लिखा हुआ भी था इसको, ठीक है। तो द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन रेफर्ड एज कंसाइंस अंतरात्मा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अटक गया है ये, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, ये अटक गया है थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है लास्ट स्लाइड के अंदर में, लास्ट स्लाइड जो है आप लोगों की यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये बोला है मौलिक अधिकार नहीं है आप लोगों का, तो कौन सा वाला जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ये बता देंगे आप लोग। मौलिक अधिकार नहीं है, पहले मौलिक अधिकार था, अब नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A के अंदर में आप लोगों का दिया हुआ है, ये मौलिक अधिकार है आप लोगों का, 21A में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोगों का आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिया है, शोषण के खिलाफ अधिकार। धर्म की आजादी का अधिकार 25 से 28 में दिया है आप लोगों का। ये संपत्ति का जो अधिकार था ना फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 31 में था पहले आपका, बट अब इसको डिलीट कर दिया गया है। अब इसको क्या किया गया है, आपका एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है आप लोगों का। तो लीगल राइट बना दिया गया है अब इसको, लीगल राइट केवल, या फिर आप लोग इसको संवैधानिक अधिकार भी बोल सकते हो, 300A के तहत, 300A के तहत, ये आप लोगों को याद रखना है, लीगल राइट बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपका एक लीगल राइट है केवल, अब लीगल अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था, अब हटा दिया गया है इसको, 1978 के अंदर में इसको हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो आप याद रखोगे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल नंबर 31 में था, अब इसको डिलीट कर दिया है और इसको कहाँ डाल दिया है, 300A में डाल दिया है। अभी किससे डाला गया है, कौन से अधिकार के तहत, कौन से इसमें डाला गया है इसको डाला गया है फ्रेंड्स आप लोगों का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय में, ठीक है। चलो, तो ये है फ्रेंड्स आप लोगों का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों का 7 तारीख है, 7 जनवरी है कल, और 7 जनवरी को आपका 5 बजे एक टेस्ट है, बड़ी वाली आपकी मेगा मैराथन है आप लोगों की। और आपकी 8 तारीख को 5 बजे आप लोगों की टेस्ट भी होगी, ठीक है। पूरी बायजूस एग्जाम
प्रेप टीम जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इसके लिए मेहनत कर रही है। सभी लोग जो है इसके ऊपर में जरूर आ जाएंगे। कल 5 बजे लाइव आना है सभी लोगों ने, क्योंकि 8 को टेस्ट है, तो हो सकता है आपकी 7 के बाद में आपको टेस्ट ये ना मिले, क्योंकि टेस्ट लेनी है पहले आप लोगों की इस पर। और एक्सप्लेनेशन के ऊपर में बेस्ड रहेगा, तो पूरा लेक्चर देखना, ताकि आपका एक्सप्लेनेशन के ऊपर में जो मैं टेस्ट लेने वाला हूं उसमें 60 में से 60 आए आप लोगों के, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर टेस्ट लूंगा आप लोगों की। जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको नॉलेज दूंगा, ये जानबूझ के कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स ताकि आपके दिमाग को आदत हो, आपका दिमाग जो है उस पर सोचे, विचार करे, और ये आपको सुविधा दे रहा हूं मैं चाहता था कि ऐसा जो है मुझे मिले, तो मैं वो पूरी मेहनत आप लोगों के साथ में कर रहा हूं ताकि आपको वो फैसिलिटीज मिल सके। ओके, तो 7 तारीख को कल 5 बजे डॉट आप लोग आ जाएंगे। अभी इस लेक्चर के बाद में आप लोग वहां पर में डाइवर्ट हो जाओगे। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने उस लेक्चर को लाइक कर देना है और नोटिफाई मी का ऑप्शन को आप लोगों को प्रेस कर देना है। तो नोटिफाई मी जरूर कर देना, उसको लाइक भी जरूर कर देना, और वहां पर में जो साइड में आपका है उसमें कमेंट कर देना फ्रेंड्स कि जी हाँ सर कल आ जाएंगे करके। ओके, डॉट 5 बजे, तो सभी लोग वहां पर में भी कमेंट कर देंगे। ओके, बाकी मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स कल 5 बजे डॉट। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे इस समय में, सभी लोगों को कल के दिन डॉट 5 बजे आना है और परसों के दिन टेस्ट देनी है आप लोगों ने। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।